हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके नोबल स्टोरी। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए 100 लाइक्स का टारगेट रखा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 81। ऐप तक आपने 6, इसलिए जब तक ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी मैं भी आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। अच्छा, अगर तुम मेडिकल के बारे में जानती हो तुम्हारे लिए ट्रांसलेट करना बहुत आसान बात होगी। ये सुनकर नेत्रा बस फीका सा मुस्कुरा दी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अकीरा से कहा, लंच का टाइम हो गया है। आज हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं सभी को अपने साथ लंच पर इनवाइट करना चाहता हूँ, इस बहाने हमें एक दूसरे को जानने का मौका भी मिल जाएगा। लास्ट लाइन उसने अकीरा को देखते हुए बोली थी। तो फिर हमें क्लासिक इंडियन रेस्टोरेंट चलना चाहिए, नेत्रा ने अपनी धड़कते दिल के साथ कहा। वह ज़्यादा दूर नहीं है, कॉलेज से। अब आगे मुंबई। नेत्रा की बात सुनकर अकीरा ने उसकी ओर हल्के से देखा। ये सुनकर लिपिका ने नेत्रा को घूरते हुए कहा, क्या क्लासिक इंडियन रेस्टोरेंट वह बहुत महंगा नहीं है? कोई यह कहे बिना नहीं रह सकता था कि वहां पर एक बार के खाने की कीमत 20,000 तक पहुंच जाती थी, जो मेरे 2 महीने के रहने के खर्च को पूरा करने के लिए काफ़ी है। चलो कुछ सिंपल रेस्टोरेंट में चलते हैं, वैसे मुझे इतनी महंगी जगह पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिपिका की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वह ज़्यादा अमीर और पावरफुल फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, बस फालतू खर्च करने के लिए नहीं थे। और रही बात क्लासिक इंडियन रेस्टोरेंट की, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि इतने महंगे रेस्टोरेंट में उसे अंदर जाने में भी डर लगेगा। लिपिका ने उदास होकर अपनी बात रखी, जिसे सुनकर नेत्रा ने हंसते हुए कहा, ये ठीक है, मेरे पास इंडिया एंड क्लासिक रेस्टोरेंट का वीआईपी कार्ड है। मैं किसी भी टाइम वहां खाने के लिए जा सकती हूँ, और मेरे पास अभी भी कार्ड में 30,000 जोड़ हैं वहां पर खाने के लिए, जो हम सबके लिए पूरा रहेगा। और आज ये पहली बार है जब मैं आप सबसे मिली हूँ, तो ये ट्रीट मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। आखिर हम फ्यूचर में साथ काम करेंगे। नेत्रा सच में नाटक करने में काफ़ी अच्छी थी। वह इतनी खूबसूरती से बोलती है, हर कोई उसके लिए अपनी सॉफ्टवेयर दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। शुरुआत में वह सब नेत्रा के साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। इसका कारण ये था कि नेत्रा ने जो भी आर्ट कंपटीशन में अकीरा के साथ किया वह बिल्कुल सही नहीं था। कुछ सोचकर सबसे पहले लिपिका ने अकीरा से पूछा, अकीरा, तुम इस बारे में क्या सोचती हैं? क्या तुम फ्री हो? अकीरा ने अपनी आंखें उठाईं और धीरे से मुस्कराते हुए बोले, मैं फ्री हूँ। तो चलो क्लासिक इंडियन रेस्तरां में चलते हैं, कृष्ण ने अकीरा की आंखों में देखते हुए हल्की सी स्माइल के साथ कहा। यह सिर्फ इतना है कि जब नेत्रा अपने पैसे लग रही है तो कृष्ण अपने पैसे क्यों फूके? नेत्रा हल्का सा मुस्कुराई, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल कॉम और पोलाइट थे, जैसे वह सच में इतनी ज़्यादा इनोसेंट हो। आधे घंटे बाद नेत्रा ने 7 लोगों का एक ग्रुप दिखाई दिया। नेत्रा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उसने जानबूझकर अकीरा पर नज़र डाली, जिसके एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब थे। ये देखकर नेत्रा टेढ़ा मुस्कुराए। अकीरा के बैकग्राउंड के अनुसार वह शायद ही इस जगह पर पहले कभी आई होगी, इसलिए वह ऐसे मासूम बनाने का नाटक कर रही है। ये देखकर नेत्रा उसे अजीब तरह से घूरती हुई सबसे पहले आगे बढ़ी। अब खाने का टाइम हो गया था और रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग भी मौजूद थे। जब वेटर ने उन्हें देखा तो जल्दी से नेत्रा के पास आकर वह बोला, सॉरी मैडम, हमारा रेस्टोरेंट में सारी सीट फुल है। क्या आपके पहले कोई बुकिंग कर रखी थी? ये सुनकर नेत्रा ने अपना सिर ऊंचा करके अपनी पॉकेट से ब्लैक कार्ड निकाला और घमंड से बोली, मैं यहाँ की एक वीआईपी कस्टमर हूँ, इसलिए मुझे अपॉइंटमेंट से पहले बुकिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए। वेटर मुस्कुराया और बोला, प्लीज मैम, वेट का मिनट। उसने नेत्रा के हाथ से कार्ड लिया और उसके बारे में पूछने के लिए फ्रंट डेस्क पर चला गया। जैसा कि नेत्रा से उम्मीद थी, वह सच में रिच और पावरफुल फैमिली से आई थी। हर कोई आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। हर किसी से अपनी तारीफ सुनकर नेत्रा का सिर और ज़्यादा गर्व से ऊंचा हो गया। क्रिश शांत दिख रहा था, लेकिन वह अकीरा की तरफ खुद को देखने से नहीं रोक सका। अकीरा जो रेस्टोरेंट के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी और उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। नेत्रा की तुलना में अकीरा सच में बहुत खूबसूरत थी। उसने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने हुए थे, एक वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। सूरज की तेज किरण में उसका रंग बिल्कुल निखर कर सामने आ रहा था। जो अपना सिर नीचे करके फ़ोन में कुछ देख रही थी, जैसे वह किसी को मैसेज कर रही हो। जल्द ही वेटर फिर से वापस आया। उसने कार्ड नेत्रा को वापस लौटा दिया और माफ़ी मांगते हुए बोला, मैडम, आपका कार्ड सिर्फ नॉर्मल वीआईपी कार्ड है, इसलिए हम इस पर प्राइवेट रूम की बुकिंग नहीं कर सकते। अगर आप चाहे तो फर्स्ट फ्लोर पर लॉबी में बैठ सकती है। नेत्रा के चेहरे की स्माइल जम गई। इतने सारे लोग हैं, लॉबी में खाना कैसा खाएंगे?
इसके अलावा अभी उसने कहा था कि वह एक प्राइवेट रूम बुक करने जा रही थी, लेकिन अब इसे लॉबी में बदल दिया गया। क्या यह उसके लिए बिल्कुल उसके गाल पर मारे गए थप्पड़ जैसा नहीं है? नेत्रा का चेहरा तुरंत गर्म हो गया और वह गुस्से से बोली, हमें सिर्फ प्राइवेट रूम चाहिए, लॉबी नहीं। ये सुनकर भी वेटर ने पॉलिटली कहा, तो मैडम आप अगली बार आ जाएगा, अभी कोई भी प्राइवेट रूम खाली नहीं है। कोई बात नहीं, आप लॉबी में भी खाना खा लेंगे। किसी ने बात को शांत किया। हाँ, खाना ही तो खाना है, वो तो कहीं भी खा सकते हैं, मायरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह लोग जैसे ही लॉबी में जाने वाले थे, एक वेटर वहां से ही जा रहा था। उनकी बात सुनकर वह वहां पर आया और थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, आई एम सॉरी, लेकिन लॉबी की सारी सीट फुल हो चुकी है, अब कोई जगह खाली नहीं है रेस्टोरेंट में। ये सुनकर नेत्रा का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। जो कुछ लोग अभी मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, वे भी एक दूसरे की ओर देखने लगे, इतने शर्मिंदा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। तभी मायरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं, क्योंकि यह बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। अगर हम फ्यूचर में यहाँ पर फिर से खाने आएंगे तब भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। लिपिका मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है कि इस रेस्टोरेंट के बगल में एक दूसरे रेस्टोरेंट और है, उसका खाना भी बहुत अच्छा होता है, चलो वहाँ चलते हैं। वही नेत्रा को बेहद ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। वह आज तक इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुई थी जितना वह यहाँ आधे घंटे में हो गई थी। वेट अ मोमेंट। जब सभी लोग बाहर जाने वाले थे तो अकीरा ने कहा, जो वहीं पर खड़ी थी और अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ रखा था। अकीरा बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोली, जल्दी यहाँ पर कोई आ रहा है। ये सुनकर लिपिका ने एक साइड होते हुए पूछा, अकीरा, क्या तुम क्लासिक इंडियन रेस्टोरेंट में किसी को जानती हो? मुंबई। नेत्रा को पहले तो शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जब उसने अकीरा की बातें सुनी तो वह और भी ज़्यादा शर्मिंदगी और गुस्से से भर गई। नेत्रा ने अपना मुंह बनाया और अकीरा का मजाक उड़ाते हुए बोली, अकीरा, अगर तुम यहाँ के वेटरों को जानती हो, लेकिन तभी भी हमें अंदर नहीं ले जा सकती। वह अभी तक पूरी होटल के अंदर पहुंची भी नहीं थी और पहले से ही यहाँ के लोगों को वह जानती है। हाँ, जानती होगी वेटर को, उससे ज़्यादा इसकी औकात भी क्या है। उसकी बातें सुनकर सभी के माथे पर बल पड़ गए। वहां पर मौजूद लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं थे जो समझ ना पाए नेत्रा अकीरा को निशाना बनाकर उसका मजाक उड़ा रही थी। तुरंत ही लिपिका गुस्से से आगे आई और नेत्रा से बोली, कोई बात नहीं, अगर वह यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं होगी तो, लेकिन इस तरह से किसी दूसरे इंसान का मजाक उड़ाकर हमें उसके ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकलना चाहिए। क्रिश भी आगे आकर नेत्रा को घूरते हुए बोला, और तुम्हें किसने कहा कि अकीरा यहाँ पर सिर्फ वेटर को ही जानती होगी? हो सकता है कि वह यहाँ के मैनेजर या किसी सीनियर को जानती हो। लिपिका और क्रिश सच में नेत्रा के बात सुनकर अपने आप को बोलने से रोक नहीं सके। ये सुनकर नेत्रा का और ज्यादा मुंह बन गया और वह गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए बोली, अकीरा को क्या हुआ? वैसे भी मेरा मानना है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, और क्या उसकी इतनी औकात है कि वह यहाँ के मैनेजर को जानती हो? फिर से नेत्रा ने हंसते हुए कहा, अकीरा के डैड को उनकी कोई परवाह नहीं है और उनकी मॉम को मारे तो कितने साल हो गए। वह बचपन से ही मुश्किल में जिंदगी जीते आ रही है, तो क्या सीनियर आपको लगता है कि वह यहाँ पर किसी को जानती होगी? नेत्रा का दिल सिर्फ नफरत से भरा हुआ था और वह कैसे भी करके अपनी बेइज्जती का बदला अकीरा से लेना चाहती थी। वही वहां पर मौजूद लिपिका, क्रिश, मायरा, जितने भी लोग थे, सबके मन में जो थोड़ी देर पहले नेत्रा के लिए अच्छी धारणा थी वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। नेत्रा, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, लेकिन तब भी तुम लोगों को इस तरह से धमका कैसे सकती हो? लिपिका बहुत गुस्से में थी। क्यों वह लोगों को इतना नीची नज़र से देखती है? अमीर और पावरफुल होने से क्या होता है, इंसान का दिल भी साफ होना चाहिए। लिपिका ने अपने होठों के कोनों मोड़े और हंसते हुए बोली, नेत्रा, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी तुम्हारी परवरिश घटिया तरीके से की गई है। यहाँ तक कि आर्ट कंपटीशन के दौरान तुमने और तुम्हारी टीचर ने अकीरा के ऊपर गलत पेंटिंग्स चुराने का इल्ज़ाम लगाया। तुम उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो, लेकिन आज पता चल गया तुम खुद गिरी हुई हो। नेत्रा का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस मामले का फिर से जिक्र करेंगी। अकीरा, चलो यहाँ से। लिपिका ने अकीरा का हाथ पकड़कर उसे बाहर जाने के लिए खींचे, लेकिन तभी अकीरा ने अपने फ़ोन पर एक नज़र डाली और बिना किसी एक्सप्रेशन एक बोली, वह आ गया। तभी पीछे से ब्लैक सूट और लेदर शूज पहने एक मिडिल एजेड आदमी तेजी से उनके पास आया। उसे देखकर सभी वेटरों ने झुककर उस आदमी को रिस्पेक्टफुली ग्रेट किया। मैनेजर। मिडिल एजेड आदमी सबको इग्नोर करते हुए सीधा अकीरा के पास चला गया। नेत्रा ने भी उस मिडिल एजेड आदमी को देखा और उसे देखकर वह हैरान रह गई। क्या अकीरा यह मिडिल एजेड आदमी का जानती थी? वह क्लासिक इंडियन रेस्टोरेंट का मैनेजर था। उसका नाम अभय था। वह यहाँ की हर चीज़ का इंचार्ज था, यहाँ तक कि हाई क्लास फैमिली जिस रेस्टोरेंट में आने के बाद उसे पॉलिटिकली पेश आते थे। ये यहाँ कैसे? अभी वह अकीरा की तरफ क्यों जा रहा है?
मैनेजर अभय नेत्रा उससे हाथ मिलवाना चाहती थी, लेकिन अभय ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सीधा अकीरा के सामने जाकर खड़ा हो गया। मिस अकीरा, आप आने वाली है, यह आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप बता देती तो मैं आपका अच्छे से वेलकम करता। ये वही इंसान है जिसे आद्विक अपने दिल में सबसे ऊपर रखता है, तो वह कैसे अकीरा को नहीं जानता और उसका सम्मान नहीं करता? जी हाँ, यह आद्विक का ही रेस्टोरेंट था और उसके सारे होटल और स्टूडेंट मैनेजर अभय संभालता था। मिस अकीरा, ये नाम सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह गए। क्लासिक इंडियन रेस्टोरेंट का मैनेजर अकीरा को इतनी रिस्पेक्ट से क्यों बुला रहा है? वहीं अकीरा ने हल्के से कहा, क्या अभी भी कोई जगह बची है यहाँ हमारे लिए? येस मिस अकीरा। मैनेजर शैलेश ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने आपके और आपके दोस्तों के लिए 4th फ्लोर पर सबसे बढ़िया प्राइवेट रूम का अरेंजमेंट किया है। आप वहाँ पर लंच के साथ गाना, गेम भी खेल सकती हैं। आइए, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। 4th फ्लोर, यह एक ऐसी जगह है जहाँ अमीर, पावरफुल लोग भी नहीं जा सकते। 4th फ्लोर आमतौर किसी के लिए नहीं खुला होता, लेकिन वह अब अकीरा को रिस्पेक्ट के साथ 4th क्लास पर ले जाना चाहते थे। अकीरा ने शांति से सिर हिलाया और मैनेजर के पीछे जाने लगी। उनके पीछे सभी लोग शॉक्ड खड़े थे। लिपिका सबसे पहले होश में आए और वह जल्दी से अकीरा के पीछे भागी। ये देखकर और लोग भी तुरंत उसके पीछे चले गए। अकीरा सच में अपने सीक्रेट्स को हमसे छुपा रही थी। सच में वह यहाँ के मैनेजर को जानती है, कृष ने बड़बड़ाया, जो अभी भी बहुत ज़्यादा हैरान था। इस रेस्टोरेंट का मैनेजर अमेजिंग था। जहाँ तक उसे पता है कि कोई भी अमीर फैमिली चाहकर भी उसके साथ दोस्ती नहीं कर पाती थी। तो फिर अकीरा की उसके साथ दोस्ती कैसे हुई? वही नेत्रा का चेहरा पूरा काला पड़ गया था। अकीरा ने सीधा उसके चेहरे पर तमाचा मारा था। क्या उसने अभी अभी अकीरा को नीचा नहीं दिखाया था? और उसे कितना उल्टा सीधा भी बोला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अकीरा सच में यहाँ के मैनेजर को जानती होगी। 4th फ्लोर, वह ऐसी जगह थी जहाँ वह पहले कभी नहीं गई थी। कृष और दूसरे लोग पहले ही लिफ्ट के अंदर चले गए थे। नेत्रा भी 4th फ्लोर देखना चाहती थी, इसलिए उसने गुस्से से अपने दांत पीसकर ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह लिफ्ट में घुसने लगी, अकीरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपना मुंह बनाते हुए उसे अपनी उंगली से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम बाहर जाओ। अकीरा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? नेत्रा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह उसे बाहर जाने को बोल रही थी। इतने सारे लोगों के सामने उसका चेहरा और ज्यादा काला पड़ा गया, क्योंकि साफ सीधी तरह अकीरा उसकी बेइज्जती कर रही थी। मैंने कहा, बाहर निकल जाओ। अकीरा ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और अपनी बादाम जैसी आंखों को थोड़ा सिकोड़ कर बोली, तुम्हारे यहाँ होने से हमारे खाने पर असर पड़ेगा। हो सकता है हम बीमार भी हो जाए। मुंबई। हालांकि मैनेजर को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। वे सिर्फ अकीरा के ऑर्डर को मान सकता था और वह भी जल्दी ही नेत्रा को वहां से भागने लगा। मैनेजर ने तुरंत वेटर को आंख दिखाई, जिसे समझकर वह दोनों वेटर आगे बढ़े और नेत्रा के सामने आकर खड़े हो गए। मिस, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। वहीं यहाँ पर हंगामा होता देख वहाँ पर मौजूद लोग इसे इंटरेस्ट के साथ एक्साइटेड होकर देखने लगे। इतनी निगाहें नेत्रा के दिल में सुइयों की तरह चुभ रही थीं। अकीरा ने बस 3 शब्द कहे और मैनेजर सच में किसी को बोलकर उसे बाहर निकलने लगा। दोनों वेटर के एक्शन बिल्कुल साफ थे। अगर नेत्रा उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी भी तो वह उसे बाहर उठाकर फेंक देंगे। ये समझकर नेत्रा शर्मिंदगी में कांप उठी। अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए वह पीछे मुड़ी और बाहर चली गई। नेत्रा के जाने के बाद मैनेजर पर्सनली अकीरा और उसके दोस्तों को लंच के लिए 4th फ्लोर पर लेकर गया। वाह, ये जगह बहुत आलीशान है। उस फ्लोर पर एंटर करते ही सभी लोग हैरान रह गए। प्राइवेट रूम में वहाँ की सजावट एकदम शानदार थी। डाइनिंग टेबल के अलावा एक टीवी, एक सोफा, एक कंप्यूटर और एक दूसरी साइड जाकर मिनी स्विमिंग पूल भी था। वहाँ पर सभी तरह की चीजें थी। अब उन्हें यह एक रेस्टोरेंट से ज़्यादा होटल का कमरा नजर आ रहा था। सभी लोग प्लीज़ ऑर्डर करें। मैनेजर एक तरफ खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए उन्हें मेनू अकीरा के हाथ में थमा दिया। लिपिका ने मेनू लिया और वहाँ पर मौजूद डिशेस की प्राइस देखें। ये बहुत महंगा है, एक डिश के लिए 3000। ये देखकर लिपिका ने परेशान होकर कई सिंपल नॉर्मल प्राइस की डिश ऑर्डर की। वहीं अकीरा ने बिना प्राइस की परवाह किए बेस्ट डिशेज को सिलेक्ट किया। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए मेनू लिया और ऑर्डर देने बाहर चले गए। शुरू से लेकर लास्ट तक उनका रवैया बहुत अच्छा था। लिपिका खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, अकीरा, तुम मैनेजर को कैसे जानती हो? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? और वह मैनेजर तुम्हें इतना सम्मान क्यों दे रहा था? ये सुनकर तो सबकी नज़रें अकीरा की तरफ चली गई। वह सभी क्यूरोस थे ये जानने के लिए। कृष ने भी अकीरा की ओर देखा। अकीरा ने पानी का घूंट पिया और अपनी आंखें घूमते हुए बोली, क्योंकि मैं उनके बॉस को जानता हूँ। अकीरा की बात सुनकर तो सबको और बड़ा झटका लगा और उन्हें एहसास हुआ जितना सिंपल वह समझ रहे थे उतना सिंपल यह मामला है नहीं। मायरा ने एकदम से कहा, मुझे पता है कि अकीरा बहुत अच्छे इंसान है।
लेकिन वह और क्लासिक इंडियन रेस्टोरेंट का मैनेजर सिर्फ एक दूसरे को जानते हो सकते। बस जानने से तो मैनेजर अकीरा को इतना सम्मान कैसे दे रहा था। इतना बोलकर मायरा का मुंह बन गया, लेकिन उसे अकीरा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लिपिका ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नेत्रा अपने ऊपर कितना प्राउड फील कर रही थी। अगर उसे पता चल जाए कि अकीरा क्लासिक इंडियन रेस्टोरेंट के मालिक को जानती है तो कहीं वह बेहोश ही ना हो जाए। अकीरा ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया, जिस कारण उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। ठीक है, उसका जिक्र मत करो, कृष ने कहा। लिपिका ने बात करना बंद कर दी। जल्द ही वेटर डिशेज लेकर रूम के अंदर आया। सारी डिशेज टेबल पर लगाने के बाद वह वहां से चला गया। अपने सामने इतनी अच्छी डिशेज को देखकर सबके मुंह में पानी आ रहा था। अकीरा ने अपनी प्लेट में मलाई पनीर और चावल डाले और चम्मच की मदद से धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। अकीरा, कृष ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसने चम्मच उठाया और कोफ्ते की सब्जी अकीरा की प्लेट में रख दी। इसे खाकर देखो, इसका स्वाद बुरा नहीं है। इतना बोलकर उसके कान हल्के से लाल हो गए। अकीरा जो चावल खा रहे थे उसके हाथ रुक गए। उसने अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। ये देखकर लिपिका के साथ और लोग एक साइड होते हुए हूटिंग करने लगे। ओह थैंक यू, अकीरा ने हल्के से कहा, लेकिन उसने कृष का रखा हुआ खाना नहीं खाया। जल्दी ही मैनेजर अभय ड्रिंक लेकर अंदर आया। वह पूछना चाहता था कि क्या उन्हें कुछ और चाहिए, लेकिन वह अपनी बात बोलते हुए रुक गया जब उसने देखा कि अकीरा कृष के साथ खाना खा रही है और कृष ने कैसे अकीरा की प्लेट में खाना डाला। मैनेजर अभय, व्हाट्स द मैटर? इतना सोचकर उसने ड्रिंक डालने की जहमत नहीं उठाई। उसने ड्रिंक रखी और बिना कुछ बोला अद्विक की ऑफिस की तरफ भागा। जयपुर से अद्विक ब्लाइंड डेट को बीच में छोड़कर यहाँ मुंबई अपने दूसरे रेस्टोरेंट में आ गया था। ऑफिस में अद्विक, जिसने अपने दोनों पैरों को टेबल पर रखा हुआ था और कॉल पर किसी से बोल रहा था, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो? मैं तुम्हारे लिए एक कार, एक घर और एक बैग खरीदूंगा, तो तुम फिर भी मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? और ऊपर से यह रोने धोने का नाटक मुझे मत करके दिखाओ। बॉस, ऑफिस में आते ही मैनेजर अभय एकदम से बोला। क्या हुआ? अद्विक ने फोन रख दिया और अपनी आंखें खोलकर अपने सामने खड़े अभय को देखा। मिस अकीरा अपने दोस्तों के साथ लंच पर आई है। वह इस वक्त 4th फ्लोर पर है। मैंने अभी उन्हें एक लड़के के साथ देखा जो उनकी प्लेट में खाना डाल रहा था। इतना बोलकर मैनेजर अभय चुप हो गया, क्योंकि अद्विक उसे घूर कर देख रहा था। अद्विक ने सीटी बजाई और अचानक उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसके भाई की अब्सेंस में उसकी प्यारी भाभी पूरे मजे ले रही थी। तो चलो वह भी अब थोड़ा आग में घी डाल दे। अद्विक के चेहरे पर अभी भी डेविल स्माइल थी। उसने मैनेजर अभय को नीचे जाने को कहा, फिर अपना फ़ोन उठाया और अपने भाई को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जो अभी भी जयपुर में था। भाई, आपकी बीबी को कोई और पसंद आ गया है और वह जल्दी ही उसके साथ भागने वाली है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वही 4th फ्लोर पर अकीरा ने सबके साथ जल्दी ही अपना लंच कंप्लीट कर लिया। कृष बिल पे करने गया और उसने एक बार के खाने में पूरे 15,000 पाई करे। ये सचमुच बहुत महंगा है। कृष ने बिना पलक झपकाए सारे पैसे पे कर दिए। ये सब अद्विक भी देख रहा था। फिर उसने अपने होठों पर जीभ फेरी और अपने भाई को फिर से मैसेज भेजो। भाई, आपका ओपोनेंट काफ़ी स्ट्रांग है, मुझे तो वह काफ़ी अमीर लगता है। भाई, आपकी बीवी उस पर फ्लैट हो रही है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन अभी तक अभिवंत ने उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद सब ने कॉलेज जाकर एक अच्छी सी जगह ढूंढकर वहां पर सारे मैटर्स को डिस्कस किया। नेत्रा नहीं आई और किसी ने उसे बुलाया भी नहीं। वैसे भी वह सिर्फ अकीरा की असिस्टेंट थी और थोड़ी देर पहले जो उसने अकीरा के साथ किया तो सभी अभी भी उसके आसपास होने से इनकम्फर्टेबल महसूस करते। अकीरा, क्या तुमने कभी मेडिसिन्स के बारे में पढ़ा है? बातचीत के दौरान लिपिका अकीरा से पूछे बिना नहीं रह सकी। हाँ, अकीरा ने सिर हिलाया और बोली, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। कृष ने शक करते हुए पूछा। अकीरा ने घूरकर उसे देखा तो वह चुप हो गया। शाम के 6 बजे तक सभी की बातचीत खत्म हो चुकी थी और सभी अपने अपने घर वापस जा रहे थे। सभी ने हूटिंग की और कृष से अकीरा को ड्रॉप करने को कहा। यहाँ टैक्सी मिलना आसान नहीं है, मैं अकीरा को घर छोड़ दूंगा, कृष ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा। बोलने के बाद एक खाली टैक्सी आकर उनके सामने खड़ी हो गई। ये देखकर अकीरा के बैठने से पहले ही उसके अंदर लिपिका, मायरा और 2 सीनियर्स और थे, वह बैठ गए। लिपिक ने मुस्कराते हुए कहा, अकीरा, तुम कृष के साथ उसकी कार में चली जाओ, वह तुम्हें सेफली घर भी छोड़ देगा। क्यों कृष? हाँ, कृष ने हल्का शर्माते हुए कहा और अकीरा के लिए अपनी कार का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर अकीरा परेशान हो गई, लेकिन तभी एक और टैक्सी अकीरा के सामने आकर रुकी। ये देखकर अकीर जल्दी से टैक्सी में जाकर बैठे गई और दरवाजा बंद करते हुए बोली, कृष, थैंक यू फॉर योर लिफ्ट, लेकिन मैं चली जाएगी। इतना बोलकर उनसे टैक्सी ड्राइवर को वहां से चलने का इशारा किया।
और देखते ही देखते अकीरा की टैक्सी वहां से गायब हो गई। ये देखकर क्रिश का चेहरा उतर गया। वहीं लिपिका, मायरा और दूसरे 2 और लोग क्रिश को सिंपैथी से देख रहे थे। मुंबई, अकीरा जल्दी ही मैंशन लौट आए। बटलर ने उसका वेलकम किया और बोला, मैडम आप टैक्सी से क्यों आए? आप ड्राइवर को बुला लेती ना। नहीं, इसे कोई ज़रूरत नहीं थी, और वैसे भी मुझे जल्दी ही टैक्सी मिल गई इसलिए मैं वापस आ गई, अकीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी उसे अपने दोस्तों का ख्याल आया जो आज उसके कॉलेज में बने थे। उनके बारे में सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अकीरा ने मैंशन में जाने से पहले बाहर अपने जूते बदले, पर तभी उसकी नज़र अचानक एक आदमी के लेदर शूज पर परिचय से देखकर वह हैरान हो गई। क्या अभी वापस आ गया है? हाँ सर, वापस आ गया है, उन्हें आए हुए तो 2 घंटे हो गए, बटलर ने अपना हल्का सा सिर झुकते हुए कहा। अकीरा ने ओह कहा, अपने जूते बदले, हॉल में चले गए और अभिवंत को सोफे पर बैठे देखा। उसने ग्रे रंग की टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहन रखा था। चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस, लेकिन आज उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। वह सोफे पर अपने लंबे पैरों को क्रॉस करके बैठा था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और वह सोफे पर आराम से बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। अकीरा को तो वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुआ, लेकिन अभिवंत की लाल फीनिक्स आंखों के साथ, खासकर जब उसके होंठ झुके हुए थे। अभी, अकीरा ने आगे बढ़कर कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पावरफुल क्यूटी पाई वापस आ गया है? क्यूटी पाई? और वो, उसने आज सुबह ही कहा था। दादाजी अब ठीक हैं, इसलिए वे जल्दी वापस आ गए। अभिवंत ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी ओर देखा और टेढ़ा मुस्कराते हुए बोला, मैं 2 दिनों के लिए यहाँ नहीं था। तब भी ऐसा लगता है तुम मेरे पीछे से बहुत खुश थी। अभिवंत की बात सुनकर अकीरा को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पागल को देख रही हो। क्या उसे 2 दिन तक उदास रहना चाहिए था? हाँ, वह मनाती है वह यहाँ पर नहीं था तो उसे थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन तब भी वह अच्छे से कंफर्मेबल थी। हाँ, अकीरा ने ईमानदारी से जवाब दिया। ओह, अभिवंत ने गुस्से से मुस्कराते हुए कहा। उसके पीछे से उसकी बीवी किसी आदमी के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट में जानती है और वह आदमी उसकी बीवी के प्लेट में खाना भी डालता है। ये सोच सोचकर वह गुस्से का फट रहा था, इसलिए वह जोर से चिल्लाया, यहाँ आओ। तुम उससे 1 फुट दूर क्या खड़ी हो? अभिवंत के इतने जोर से चिल्लाने पर अकीरा कंब गई। नहीं, अकीरा ने अपना सिर न में हिलाया और हकलाते हुए बोले, तुम सिगरेट पी रही हो और ऊपर से तुम्हारे बॉडी से शराब की बदबू आ रही है। अभिवंत ने गुस्से से हंसते हुए अपने पैर सीधे किए और आगे बढ़कर उसने अकीरा की बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अकीरा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और वह सीधा उसकी बाहों में जाकर गिरी। इस बार अकीरा घबराई नहीं, वह शांत थी, लेकिन जिस तरफ वह दोनों बैठे थे उनकी पोजीशन बहुत अजीब थी, इसलिए वह अभिवंत के ऊपर से उठने लगी। तुम क्या कर रही हो? अभिवंत ने गुस्से से हंसते हुए सिगरेट का बट बुझाया, उसे एस्ट्रे में फेंक दिया और अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है और अब जब मैं तुम्हारे करीब हूं तो तुम्हें मुझसे बदबू आ रही है। तुम्हें सिगरेट और शराब पीने से लिए किसने मजबूर किया? अकीरा ने अभिवंत को घूरते हुए पूछा। बस जलाया है, पी नहीं। इतना बोलकर उसने अकीरा को देखा, और रही शराब की बात तो वह थोड़ी सी मेरे ऊपर गिर गई थी। अकीरा अच्छे से उसकी आंखों में एक मुस्कान देख सकती थी। वह डेविल स्माइल करते हुए बोला, क्या सच में तुम्हें मेरे अंदर से शराब की बदबू आ रही है, यह बाहर से? अकीरा ने उसके एक्सप्रेशन देखे और उसने अपनी आंखें दूसरी ओर फेर लीं। अभिवंत ने गहरी आंखों से उसकी ओर देखा और अपनी ठंडी आवाज में बोला, मैं इतनी देर से वापस आया, तुम कहाँ थी इतनी टाइम तक? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी क्लासेस तो दोपहर में ही सब कंप्लीट हो गई थी। अकीरा इस वक्त अभिवंत के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए उसने सीधा जवाब देते हुए कहा, मेडिकल डिपार्टमेंट एक रिपोर्ट बनाने जा रहा है जिसके अंदर उन्हें इंग्लिश ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। मैं आज दोपहर उसी काम में बिजी थी। अभिवंत बिना किसी एक्सप्रेशंस के उसकी बात सुनता रहा और जब उसने बोलना खत्म किया तो वह खुद से ही बोला, बहुत बढ़िया, अब वह उससे झूठ बोलना भी सीख गई थी। उसने उसकी कमर पर गुस्से से चुटकी काटी और बोला, ठीक है, जाओ और कपड़े बदलो और खाना खाओ। इतना बोलकर अभिवंत ने बड़े सलीके से उसे अपनी बाहों से नीचे उतरा तो अकीरा तुरंत रूम में चली गई। जब वह 5 मिनट बाद नीचे आई तो खाना पहले से ही डाइनिंग टेबल पर लग चुका था। अकीरा चलकर डाइनिंग टेबल गई और चेयर खींचकर उस पर बैठ गई। ये देखकर अभिवंत ने अपने पास देखा। तभी अकीरा को एक हाथ दिखाई दिया। अकीरा ने ऊपर देखा तो अभिवंत ने बिना किसी हड़बड़ी के उसकी प्लेट में सूप का कटोरा रख दिया। अकीरा ने उसे उठाया और जल्दी सारा सूप पी गई। इसके तुरंत बाद अभिवंत ने उसकी प्लेट में पोहा डाल दिया। अकीरा की भौहें सिकुड़ गई। अभिवंत आज अजीब बिहेव कर रहा था, लेकिन बिना कुछ बोले उसने वह भी खा लिया। लेकिन आज अभिवंत को नहीं पता था कि वह क्यों पागल हो गया था। वह कटी हुई सब्जियों का बाउल उठता है और उसमें से थोड़ी सब्जी अकीरा के प्लेट में डाल देता है।
मैं अब और नहीं खा सकता, अकीरा ने इनकार करते हुए कहा, क्योंकि इतना खाने के बाद ही उसका पेट फटने की कगार पर था। बस ये खा लो। अभिवंत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और टेढ़ा मुस्कराते हुए बोला, या तुम्हारा पेट पहले से ही बाहर से भरा हुआ था। अभिवंत की बात अकीरा को समझ नहीं आई। क्या मतलब? वह बाहरी लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती थी, इसलिए वह ज़्यादा किसी से इतनी जल्दी मिलती घुलती नहीं थी। ये सुनकर अभिवंत गुस्से से मुस्कुराया। अकीरा ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं सच में खाना नहीं खाना चाहती, ज़्यादा खाना खाने के बाद मुझे रात में सोने में दिक्कत होगी। तो फिर तुम तो काफ़ी नाजुक हो। अभिवंत ने धीरे से अपनी नाक सिकुड़ी ली। वह उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना वाला था, लेकिन जब अकीरा की मासूम नज़रें उससे मिलीं तो उसका दिल धड़कने लगा। उसने अकीरा की प्लेट उठाई और उसकी प्लेट के सारे वेजिटेबल बिना किसी भाव के खा लिए। अकीरा को उम्मीद नहीं थी कि वह उसका झूठा खाएगा। ये देखकर उसने अपना निचला होंठ दबा लिया। इसके बाद अभिवंत ने भी अकीरा से कुछ नहीं कहा। खाने के बाद अकीरा नहाने के लिए ऊपर चली गई। अभिवंत को अभी भी जयपुर के कुछ काम निपटाने थे, इसलिए वह अपने स्टडी रूम में चला गया। उसे अपना काम खत्म करने में रात हो गई थी। आसमान पूरी तरह अंधेरा से भर चुका था। अभिवंत ने टाइम देखा तो रात के 11 बजे बज चुके थे। अभिवंत बेडरूम में जा रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। अद्विक का कॉल देखकर उसने उठ लिया। दूसरी तरफ से अद्विक की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। भाई, कैसा हो आप? क्या आपने अपनी बीबी को पति को अपने कंट्रोल में लेना सिखाया है? मुंबई, अद्विक ने अपनी एक्साइट टोन में कहा, और वह अब देखना चाहता था उसका भाई क्या बोलते हैं। तुमने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया है? अभिवंत में बिना किसी एक्सप्रेशंस के पूछा। अद्विक ने वैसे ही एक्साइट होते हुए कहा, भाई, मैं तो बस आपकी आवाज़ सुनना चाहता था। वैसे आपको पता है ना, अपनी बीबी बहुत आगे निकल गई है। आपकी पीठ पीछे वह दूसरे मर्दों के साथ खाना खा रही है। गलत, वह बस कॉलेज के अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही थी, जिसमें लड़का और लड़की दोनों थे। अभिवंत ने अद्विक की बात सही करते हुए कहा। चाहे वह अकीरा से कितना भी नाराज हो जाए, यह उसे कितनी भी जलन हो, लेकिन वह कभी भी दूसरों या अपने भाई के सामने उसकी बुराई नहीं कर सकता। अभिवंत ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी पीठ पीछे दूसरे मर्दों के साथ सो चुकी है। ये सुनकर भी अद्विक को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभिवंत ने बात बदलते हुए कहा, मैंने व्याख्यात से सुना है कि तुम अपने रेस्तरां को लंदन में एक्सपेंड करना चाहते हो। हाँ हाँ हाँ। अद्विक ने अपना सिर हिलाया, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई आप मेरी मदद करें। मैं इस बारे में सोचूंगा। अभिवंत ने डेविल स्माइल की और कॉल काट दी। अद्विक ने गुस्से से फ़ोन को घूरा। अद्विक को पता चल गया था कि उसका भाई गुस्से है, वह भी अकीरा की वजह से। तो वह अकीरा का गुस्सा मुझ पर क्यों निकल रहा है? अद्विक ने भी खुद से फैसला करते हुए कहा, अगर भाई आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं एडवांस हैकिंग में चला जाऊंगा और उनसे जाकर मदद मांगूंगा, क्योंकि आखिर चीज़ जो उसे कामना है सिर्फ पैसा पैसा। अभिवंत रूम में वापस गया। कमरे की लाइट चालू नहीं थी, केवल बिस्तर के पास हल्का सी नाइट लैम्प ऑन था। अकीरा सो चुकी थी। अभिवंत धीरे धीरे बिस्तर की बेड के चला गया। अकीरा उतली सीधा होकर सो रही थी। उसका एक हाथ पेट पर था और दूसरा हाथ बेड पर। वह अपनी टांगें फैलाकर सो रही थी। ये देखकर अभिवंत ने अपना सिर हिलाया और उसे सही से लेटकर ब्लैंकेट से ढक दिया। अभिवंत भी उसके पास आकर लेट गया। तभी अकीरा को अपनी बाहों में लेते टाइम उसका हाथ उसके चेस्ट से टच हो गया। यह महसूस करके उसके सांसें बढ़ने लगी और उसने एक गहरी सांस अकीरा की गर्दन पर छोड़ी। अकीरा गहरी नींद में नहीं सोई थी, इसलिए उसे भी यह महसूस हुआ, लेकिन ये जानते हुए कि यह उसका पति अभिवंत था, उसने अपनी आंखें खोलने की जहमत नहीं उठाई। अभिवंत ने अपने अंगूठे से अकीरा का गला सहलाया और दांत पीते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उस जंगली आदमी से दूर रहो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे आसपास कोई भी आदमी पसंद नहीं है। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। एडवांस हैकिंग वाला आदमी अभी तक अच्छे से उसके हाथ भी नहीं लगा था और अब एक और कृष्ण नाम का आ गया। लिटिल गर्ल, तुम्हारे आशिकों की लिस्ट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मुझे इसे कैसे भी करके कंट्रोल करना होगा, नहीं तो अगर इनमें से किसी ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया था। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं दो सकता। इतना बोलकर अभिवंत अपने दिमाग में कुछ सोचने लगा। अभिवंत को ये भी लगा कि उसकी लिटिल गर्ल की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं होगी जो वह उसे छोड़कर ऐसे बेकार आदमियों को चुनेगी। लेकिन तभी उसे उस श्री का ख्याल आया, जो कभी उसके बराबरी नहीं करता था, लेकिन तब भी उसकी लिटिल गर्ल उसे पहले पसंद करती थी। ये सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था और वह घूरकर अकीरा को देखने लगा, जो चैन से उसकी बाहों में सो रही थी। वह गुस्से से अपने मुंह को अकीरा की गर्दन में घुस आता है और उसे बाइट करना लगता है। अकीरा के मुंह से निकली। अकीरा ने अपनी नींद भरी आंखें खोलकर अभिवंत को देखा, जो इसके होठों पर पैशनेटली किस कर रहा था।
ये देखकर अकीरा उसे घूर कर देखती है और अभिवंत को अपने आप से दूर करते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? सोने दो, मुझे नींद आ रही है, कल कॉलेज जाना है। अभिवंत गुस्से से अकीरा को देखता है और उसे वह बात याद आती है कि कैसे अकीरा उस घटिया श्री की बाहों में थी। ये सोच सोच कर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वह गुस्से से अपने दांत पीते हुए बोला, ओह अच्छा, अब तुम्हें अपने पति के तुम्हारे करीब आने पर भी बुरा लग रहा है? तुम पागल हो क्या? मुझे रात में तुमसे कोई बात नहीं करनी, सोनी दो मुझे। इतना बोलकर अकीरा दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। वही अभिवंत गुस्से से अकीरा की टी शर्ट में हाथ डालता है और उसकी बी की हुक खोल देता है और अपना हाथ उसकी चेस्ट की तरफ ले जाने लगा। अकीरा जो अपनी आंखें बंद करके लेते हुए थी, ये देखकर उसकी आंखें एकदम से खुल जाती है और वह पीछे घूमकर अभिवंत को देखती है। अभिवंत डेविल स्माइल करते हुए उसे देखता है और अकीरा के कुछ बोलने से पहले ही अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। लगभग 20 मिनट तक पैशनेट किस करने के बाद अब अकीरा की सांस भी फूल रही थी। अभिवंत मदहोशी से बोला, लिटिल गर्ल, आई वॉन्ट यू नाउ, आई वॉन्ट टू एस योर ऑरेंजेस। इतना बोलकर अभिवंत ने अकीरा के चेस्ट की तरफ इशारा किया। ये देखकर अकीरा के गाल शर्म से लाल हो गए। अभिवंत डेविल स्माइल करते हुए अपनी शर्ट और फिर अकीरा की भी टी शर्ट को उतार देता है। इस वक्त अभिवंत के आंखें सिर्फ लिस्ट से भरी हुई थी। वह सिर्फ अकीरा को पाना चाहता था। वही अकीरा का भी दिल तेज धड़क रहा था। ये दूसरी बार था जब अभिवंत उसके करीब आया था। पहली बार जब अभिवंत ने अकीरा को श्री के साथ पकड़ा था तो वह जबरदस्ती उसके करीब आया था। उस टाइम अकीरा की मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन आज है। जल्दी से अभिवंत अकीरा के बी अलग करके उसके ऑरेंज के देखता है जो बिल्कुल परफेक्ट थे। उसके ऐसे देखने से अकीरा शर्म से मारे मारी जा रही थी। अभिवंत अपना सलाइवा घटकता है और जल्दी से अकीरा की एक ऑरेंज को पकड़कर उसे अपने मुंह में भर लेता है और दूसरे हाथ से उसकी दूसरी ऑरेंज को रब करने लगा। अकीरा के मुंह से आवाजें निकल रही थी। हफ्ते हुए अभिवंत अकीरा को देखता है और धीरे से उसकी कान पर वाइट करके बोला, लिटिल गर्ल, इन प्यार भरी आवाजों में मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम बोलो ना। इतना बोलकर अभिवंत जोर से अकीरा के ऑरेंज को दबाता है। अभी दर्द हो रहा है, अकीरा ने सिसकते हुए कहा। अभिवंत डेविल स्माइल करते हुए अकीरा को देखता है और धीरे धीरे अपने और उसके सारे कपड़े अलग कर देता है। ये देखकर अकीरा पूरी शर्म से लाल हो चुके थे, इसलिए वह एकदम से पलट गई। अभिवंत टेढ़ा मुस्कुराते हुए अकीरा की पीठ पर किस करने लगा और अपना हाथ आगे ले जाते हुए अकीरा के ऑरेंज को दबाने लगा। इस वक्त तक अकीरा की सांसें भी भारी हो चुकी थी और वह एकदम से पलटकर अभिवंत को देखने लगी। अभिवंत अकीरा को अपनी बाहों में भरते हुए धीरे से बोला, बाहों में तुझको रखूं, धड़कन मैं तेरी सुनूं, आ इतना नज़दीक आ जरा, जिसमें दुआएं रहें हरदम वफाएं रहें दून। इतना बोलकर अकीरा के होठों पर अपने होंठ रखते हुए अभिवंत अपनी बॉडी से अकीरा की बॉडी को रब करने लगा। वहीं अकीरा अभिवंत के मुंह से यह गाना सुनकर हैरान थी। इस वक्त उसकी धड़कनें हद से ज्यादा बेकाबू चल रही थी। अकीरा के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि अभिवंत को उसके फेवरेट सॉन्ग के बारे में कैसे पता, जबकि इस बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया था। अकीरा होश में आए और वह अभिवंत से पूछना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही अभिवंत अकीरा के गले पर किस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा और उसके ऑरेंज से होते हुए उसके पेट पर आ गया। अभिवंत के उसके पेट पर किस करने से अकीरा को गुदगुदी हो रही थी, जिस कारण अकीरा खुलकर हंसने लगी। वही उसे हंसते देखकर अभिवंत के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई और अपने आप को अकीरा के ऊपर एडजस्ट करके वह अकीरा को देखता है और फिर अपने होठों को उसके होठों पर रखकर धीरे धीरे उसके अंदर इंटर करने लगा। अभिवंत के इंटर करने से अकीरा को बहुत दर्द हो रहा था। चाहे वह कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन वह थी तो अभी भी 18 साल की लड़की ही ना, और पहली बार नशे में होने के कारण उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन इस बार सब होशों आवाज में होते देखा उसे दर्द हो रहा था। अभिवंत के डिप्लाई किस करने के वजह से अकीरा की आहें उसके मुंह में ही घुटकर रह जा रही थी। जब 10 मिनट बाद अकीरा का दर्द थोड़ा काम होता है, यह महसूस करके अभिवंत उसके होठों से अलग हो गया। अभिवंत ने अपनी प्यारी सी आवाज में गया, मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा, साया भी तेरा मैं होने ना दूं जुदा खुद से। अभिवंत ध्यान से अकीरा को देखते हैं तो इस वक्त उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। वह उसके आंसू पर हल्के से किस करते हुए वह बोला, लिटिल गर्ल, बस थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सेकंड टाइम था ना, इसलिए दर्द हो रहा है, लेकिन अगली बार से नहीं होगा। इतना बोलकर वह अपनी स्पीड बढ़ा देता है। लव मेकिंग करते हुए अभिवंत को 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन अब भी वह अकीरा से दूर नहीं हुए था। वहीं अकीरा इस वक्त आधी बेहोशी की हालत में थी और वह बार बार अभिवंत को अपने आप से दूर होने को बोल रही थी, लेकिन अभिवंत था वह और ज्यादा उसके करीब आ रहा था। इस वक्त दोनों की बॉडी पसीने से लटपट थी। अभिवंत फिर से अकीरा के अंदर इंटर होते हुए धीरे से अपनी डेंजरस वॉइस में बोला, लिटिल गर्ल, तुम सिर्फ मेरी हो, अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता।
और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो अपनी बात बीच में छोड़कर वह शैतानों की तरह हंसने लगा। धीरे धीरे अपने आप को अकीरा के अंदर मूव करते हुए वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके किसी संकी की तरह आगे गाना गाने लगा। तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे, बस हक है एक मेरा। तेरे रूह पे, तेरे जिस्म पे, बस हक है एक मेरा, बस हक मेरा। इस वक्त अकीरा नींद के आगोश में जा चुकी थी, उसे बिल्कुल नहीं पता था क्या हो रहा है। अभिवंत अकीरा के कान के पास जाकर धीरे से बोला, लिटल गर्ल, तुम सोच रही होगी कि मुझे तुम्हारा फेवरेट गाने के बारे में कैसे पता। तुम्हारे गाना क्या, मुझे तुम्हारी हर चीज़ के बारे में पता है, तुम्हारे खाने से लेकर फेवरेट मूवी तक। बस अकीरा के सारा और हैकर होने के अलावा, क्योंकि इस बारे में अभिवंत ने कभी रिसर्च नहीं करवाई थी। इतना बोलकर अभिवंत हल्के से उसके होठों को चूमते हुए बोला, यादों में तुझको रखूं, बातें भी तेरी करूं, इतना दीवाना हूं, तेरा यादों में जागा करूं, हर वक्त सिर्फ तू मेरे ख्यालों में रहे। इतना बोलकर अभिवंत अकीरा से दूर हो जाता है, क्योंकि इस वक्त तक वह भी थक गया था। अभिवंत पहले खुद को साफ करता है, फिर अकीरा को और उसे प्यार से निहारते हुए अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है। मुंबई। अगले दिन अकीरा कॉलेज गई। इस वक्त उसकी गर्दन पर कई लाल निशान थे जो सुबह रगड़ने के बाद भी मिटे नहीं। इसलिए अकीरा के पास फुल सेल्स का टॉप पहनने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। कल रात अभिवंत था, उसे बस इतना पता था अभिवंत ने उसे इतना बहका दिया कि वह उसका साथ देने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन तब भी उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। अगर उसे पता होता कि वह उसकी गर्दन पर इतनी सारी स्ट्रॉबेरी देगा तो वह सच में उसे खुद के करीब आने नहीं देती। कॉलेज के अंदर पहुंचकर अकीरा सीधा मेडिकल डिपार्टमेंट में गई, क्योंकि डायरेक्टर ने उसे पहले ही कुछ दिनों के लिए क्लासेस की छुट्टी दे दी थी, ताकि कुछ दिनों तक वह सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट पर ध्यान दे। अकीरा, गुड मॉर्निंग। मेडिकल डिपार्टमेंट में पहले से ही क्रिश, लिपिक और मायरा मौजूद थे, और जब उन्होंने अकीरा को आते देखा तो उनके चेहरे पर खुशी तैर गई। अकीरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। अकीरा, अभी तो सुबह के 10:30 हैं, मुझे लगता है तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। क्रिश ने मुस्कुराते हुए अकीरा के हाथ में खाने का पैकेट थमा दिया। सीनियर क्रिश तो सबका बहुत ध्यान रखते हैं। इतना बोलकर सभी लोग हंसते हुए हूटिंग करने लगे। क्रिश के कान लाल हो गए, लेकिन उसकी नज़र हमेशा की तरफ बस अकीरा पर थी। वह सच में अकीरा को पसंद करता था, इसलिए वह उसकी केयर करने से अपने आप को रोक नहीं पाता था। मैं पहले ही अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, अकीरा ने अपना थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और ठंडी आवाज़ में मना कर दिया, क्योंकि क्रिश के ऐसे बिहेवियर से अकीरा थोड़ी बहुत उसकी फीलिंग समझ गई थी। इसलिए उसने सोचा कि उसे उसके लाए हुए खाने को मना कर देना चाहिए। क्रिश अकीरा के द्वारा रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन वह दुखी नहीं था, वह बस हल्का सा मुस्कुराया। इस वक्त तक माहौल थोड़ा अजीब हो चुका था। ये बात वहां पर मौजूद हर कोई अच्छे से महसूस कर सकता था। इसलिए लिपिका जल्दी से आगे आए और मामले को सुलझाती हुई बोली, अकीरा, मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगा रही। क्या तुम कल रात अच्छे से नहीं सोई थी? अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें क्रिश से पूछना चाहिए, क्योंकि उसे मेडिसिन्स के बारे में बहुत नॉलेज है, वह तुम्हारी जरूर मदद करेगा। ये सुनकर अकीरा की आईब्रो सिकुड़ गई और वह इरिटेट भी हो रही थी, इसलिए उसने बात क्लियर करते हुए कहा, हाँ, मैं कल रात अच्छे से नहीं सो सकी। इतना बोलकर अकीरा एक पाल के लिए रुकी और आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, क्योंकि कल रात मैं और मेरे हस्बैंड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। जैसे ही अकीरा के मुंह से यह शब्द बाहर आए, पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट में शांति पसर गई। लिपिका का चेहरा पीला पड़ गया। क्रिश ने भी एक जबरदस्ती स्माइल के साथ अकीरा की तरफ देखा और अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोला, अकीरा, क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, अकीरा ने अपना सिर हिलाया। क्रिश चुप हो गया। लिपिका ने भी एक सूखी मुस्कान के साथ कहा, इस कॉलेज की लड़की की शादी बहुत जल्दी नहीं हो गई, मुझे नहीं पता कि तुमसे शादी करने वाला इंसान कौन लकी पसंद है। अकीरा की बात का लिपिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अकीरा ने बैग मेज पर रखा और आराम से चेयर पर बैठते हुए बोली, ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं, और आप मुझे वह डॉक्यूमेंट दे दीजिए जिसे मुझे ट्रांसलेट करना है। ये सुनकर सभी जल्दी से अपने होश में आए और लिपिका के साथ जल्दी से अपने काम पर लग गए। उसके बेचारे दोस्त को आखिरकार तो किसी से प्यार हुआ था, लेकिन एट लास्ट उसे पता चला कि कोई शादीशुदा है, जिस कारण उसका दिल टूट गया। क्रिश ने एक गहरी सांस ली और अकीरा के पास आकर उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, अकीरा, मुझे नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो। शायद मेरी हरकतों की वजह से तुम्हें कोई परेशानी हुई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि क्रिश इतना बेवकूफ़ भी नहीं था। उसे यह बात अच्छे से महसूस हुई कि अकीरा ने यह सब जानबूझकर कहा। वह शब्द रियलिटी में सिर्फ उसके लिए थे। क्रिश ने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे कारण आपके और आपके पति के बीच कोई गलतफहमी नहीं हुई होगी। अगर उन्हें कोई गलतफहमी है तो मैं उन्हें समझा दूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद क्रिश ने अपनी दिल की गहराई तक अकीरा के लिए सारे थॉट्स मिटा दिए।
ये सुनकर अकीरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। दिल टूटा। कृष ने शब्दों ने उसे कुछ याद दिला दिया था। क्या सच में ऐसा हुआ था? अभिवंत ने कल उसके साथ अजीब तरीके से बिहेव किया, यहाँ तक कि जबरदस्ती उसकी प्लेट में खाना तक डाला। क्या अभिवंत को पता था कि कृष उसे पसंद करता है? इतना सोचकर अकीरा ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए सोचा कि जब मैनेजर अभय वाइन देन आया था तो कृष उसकी प्लेट में खाना डाल रहा था। क्या वह बात जाकर उसने अद्विक को बता दी? और अद्विक वह तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसे तो बस मौका चाहिए अकीरा को बदनाम करने का, इसलिए उसने वह बात अभिवंत को बता दी। भले ही अभिवंत ने उससे कुछ न कहा हो, फिर भी अब उसके सामने सारी सच्चाई आ गई थी। तभी वह कल रात उसके करीब आया और उसे इतना टॉर्चर किया। कृष का बिहेवियर यह ऐसा था कि उसे जलन जरूर हुई होगी। कृष ने अपने दिमाग में सोचा कि अकीरा के लिए अपने दिल में अभी सारी फीलिंग खत्म करना ठीक होगा, क्योंकि अभी तक अकीरा के लिए उसके दिल में ज़्यादा गहरी वाली फीलिंग्स नहीं जगी थी, वह सिर्फ उसे पसंद करता था। और अगर आज अकीरा ने सब क्लियर ना किया होता तो उसकी फीलिंग उसके लिए और ज़्यादा गहरी हो जाती, जिससे बाद में बस उसे दर्द ही मिलता। जल्दी ही लिपिका ने अकीरा के हाथ ने एक रिपोर्ट सौंप दी और बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोली, ये हमारी सारी नई जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसकी रिपोर्ट है, तुम इसे एक बार पढ़कर देख लो। मुंबई। लिपिका ने कहा, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम हमसे किसी भी टाइम पूछ सकती हो। अकीरा ने सिर हिलाया और रिपोर्ट को पढ़ाते हुए बोली, बहुत बढ़िया लिखा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तभी अकीरा के पॉकेट में रखा हुआ उसका मोबाइल बजा। अकीरा ने देखने के लिए निकला तो यह नकुल का मैसेज था। नकुल, सारा बेबी, वह अभिवंत सूर्यवंशी सच में बहुत अमीर है। उसने कहा कि एडवांस हैकिंग का जो भी उसकी वजह से नुकसान हुआ है वह उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें 100 करोड़ देगा। और यह सुनकर सभी ने कहा कि वह कितना बड़ा बिलियनेयर है। और जैसा कि सोचा था ये सिर्फ अफवाह नहीं है बल्कि सच है। लेकिन अभी तक मैंने उसकी पावर को चेक नहीं किया है। तुम इस बारे में क्या बोलना चाहती हो? नकुल की बात सुनकर अकीरा ने अपनी भौहें उठाईं। उसे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसने तो अपने पिछले जिंदगी में अभिवंत कितना ज़्यादा पावरफुल, अमीर है ये जानने तक की भी रहमत नहीं उठाए, और ना ही इस जिंदगी में उसने ऐसी कुछ जानना चाहा। अगर कभी अभिवंत उसे बताना चाहेगा इस बारे में तो वह जरूर सुनेगी। तभी अकीरा के पास में नकुल का एक और मैसेज आया जिसमें उसने लिखा था, वैसे अद्विक सूर्यवंशी ने मुझसे कांटेक्ट किया था और बोला कि उसे लंदन में अपने होटल को एक्सपेंड करना है, इसलिए उसे पैसे की ज़रूरत है लंदन लाइन के लिए, तो क्या तुम उसकी मदद करना चाहोगी? सूर्यवंशी फैमिली का ये 4th बेटा जो सच में एक प्लेबॉय था। उसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी शौक नहीं था सिवाय रेस्टोरेंट और होटल चलाने के। मदद करेंगे यह नहीं? ये देखकर अकीरा मुस्कुराए। डू इट, अकीरा ने टाइप किया, लेकिन कीमत लिमिट में होनी चाहिए। ओके, नकुल ने इमोजी भेजा। अकीरा ने अपना सिर हिलाया। इतना मैसेज करके अकीरा ने अपना फ़ोन रख दिया। तभी अचानक एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, सॉरी, मुझे आने में देरी हो गई। नेत्रा अंदर आए। कल रात उसे ठीक से नींद नहीं आई थी, जिस कारण उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ दिख रहा था। वह सचमुच आज यहाँ नहीं आना चाहती थी। कल खाने के पीछे इतना बड़ा तमाशा होने के बाद वह इतना जान गई थी कि लिपिका और दूसरे लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन अगर वह आज यहाँ पर नहीं आती तो सच में कॉलेज में उसकी रेपुटेशन एक मजाक बनकर रह जाती। इसके अलावा फॉरेन कॉलेज के लिए काम करना यह एक अच्छा मौका था जिसे वह गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह न जाकर भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। और अगर वह ये छोड़ना भी चाहेगी तो वह अकीरा की इज्जत को पूरा मिट्टी में मिलाकर छोड़ेगी। सभी लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसे आते देखा तो उनके चेहरे पर नाराजगी छा गई, इसलिए नेत्रा पर बिना ध्यान दिए वह सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए और उन्होंने उससे बात करने की यह जहमत नहीं उठाई। सीनियर कृष, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नेत्रा ने बिना किसी शर्मिंदगी के मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनकर कृष की आईब्रो ऊपर उठ गई और वो अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम अकीरा की असिस्टेंट हो, न कि मेरी, इसलिए तुम्हें क्या काम करना चाहिए ये तुम्हें उससे पूछना चाहिए ताकि वह तुम्हें कुछ काम दे सके। इतना बोलकर उसने नेत्रा को इग्नोर किया और कंप्यूटर पर रिपोर्ट पढ़ने में बिजी हो गया। वही अकीरा को नेत्रा ने कुछ काम तो देना ही था, इसलिए वह उठा और डॉक्यूमेंट के पास जाकर उसने नेत्रा को अपने पास बुलाया। ये ले लो। अकीरा ने नेत्रा को देखा, टेबल पर रखे हुई डॉक्यूमेंट्स का ढेर उठाया और उसे थमा दिया। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे ये ज़्यादा काम के तो नहीं है, लेकिन तब भी कल इन्हें अच्छे से पढ़कर मुझे दे देना, और क्या क्या है इसमें वह भी बता देना, आखिर मैं भी तो तुम्हारा हुनर देखूं। नेत्रा का चेहरा पीला पड़ गया, उसे लगा कि अकीरा उसे सबके सामने बेइज्जत कर रही है। इस तरह का बेकार काम सच में उसने उसे सौंपा दिया, जिस कारण उसके दिल में अकीरा में लिए नफरत और बढ़ गई थी। लेकिन तब भी उसने अकीरा से कुछ नहीं कहा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इतना बोलकर वह अपने काम में लग गई।
वहीं अकीरा भी अपना काम करने लगी। जब दूसरी बार अकीरा पानी पीने के लिए उठी तो उसने नज़र क्रिश के कंप्यूटर पर जाकर रुक गई। क्रिश यहाँ पर नहीं था, वह ऑफिस में गया हुआ था। उसके कंप्यूटर में देखकर अकीरा शॉक्ड रह गई। अकीरा हैरानी से थोड़ा कंप्यूटर के पास है और उसने अपना हाथ टेबल पर रखा। कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़कर अकीरा ने जल्दी से अपना राइट हैंड माउस पर रखा और स्वाइप करके सब कुछ देखने लगी। असल में उसे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी और ना वह इसमें पढ़ना चाहती थी। लेकिन ये देखते हुए कि क्रिश पूरी सुबह अपना सिर खुजला रहा था तो उसने उसकी मदद करने के बारे में सोचा। वही नेत्रा अभी अभी जो डॉक्यूमेंट का ढेर लेकर आई थी और जब उसने ये सीन देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। प्रोफेसर आयुब, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, इसलिए उसे समझने में आप मेरी मदद करो। मुझे लगता है कि उन डाटा में कुछ गड़बड़ है। क्रिश ने चिंतित दिखते हुए प्रोफेसर आयुब को ऑफिस से बाहर खींच लिया। उनकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वे यह बात जान नहीं पा रहा था कि रिपोर्ट्स में क्या गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने प्रोफेसर आयुब को बुलाया। मेडिकल कॉलेज के फेमस प्रोफेसर आयुब मेडिकल फील्ड में बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने 40 साल की एज में इतने सारे मेडल कमा लिए थे जिनकी कोई गिनती ही नहीं थी। यहाँ तक कि और कॉलेज ने भी उन्हें अपनी कॉलेज का प्रोफेसर बनने के लिए इनवाइट किया था, जिसमें फॉरेन के ऑफर भी शामिल थे। लेकिन प्रोफेसर आयुब ने सबको मना कर दिया। एक और बात, प्रोफेसर आयुब की पत्नी की जल्दी ही डेथ हो गई थी, जिससे वह बहुत प्यार करते थे। लेकिन तब भी उन्होंने मुंबई नहीं छोड़ा क्योंकि उनका मानना था कि मुंबई से जाने के बाद वह अपनी पत्नी की यादों से दूर हो जाएंगे, और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। प्रोफेसर आयुब को क्रिश ने रोक लिया क्योंकि अभी तक उन्होंने लंच भी नहीं किया था। लेकिन तब भी उन्होंने यह बात क्रिश को नहीं कही और थोड़ा परेशान होते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो। वह जल्दी ही ऑफिस से निकलकर मेडिकल डिपार्टमेंट में आए, जहां पर सबने उन्हें ग्रेट किया। प्रोफेसर आयुब जल्दी से आकर क्रिश की सीट पर बैठे और सामने स्क्रीन पर लिखे हुए डाटा को देखने लगे। जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो उनकी भौहें कस गई और वह शॉक्ड होकर कंप्यूटर स्क्रीन को एकटक देखने लगे। अल्पविराम। प्रोफेसर आयुब स्क्रीन को देखकर शॉक थे, लेकिन अगली ही पल उनकी आंखों में चमक आ गई और वह जोर से हंसे। लड़के, तुमने इसे हैंडल करना सीख लिए हो। यहाँ पर देखो, ये पैराग्राफ कितने अच्छे से वेल डिफाइंड लिखा हुई है, और तुम मुझसे बोल रहे हो कि मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सच में इसकी थॉट्स अमेजिंग है, विद स्पेशल पैराग्राफ। मैं इसको चेक करने में तुम्हारी मदद करूंगा और फिर हम ये रिपोर्ट नेशनल मेडिकल को भेज देंगे। इस बार वरदान कॉलेज आएगा तो तुम उस कॉलेज के बच्चे के साथ कंपटीशन भी कर सकते हो। तुम्हें पता है वो कॉलेज के बच्चे सबसे ज़्यादा घमंडी और एरोगेंट हैं, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। प्रोफेसर आयुब थोड़ी देर पहले यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि कैसे इस कॉलेज के बच्चे दूसरे कॉलेज के बच्चों की बराबरी कर पाएंगे, लेकिन अब उन्होंने रिपोर्ट देखी तो उन्हें ऐसा इंसान मिल गया जो इस बच्चों की बराबरी कर सकता था। ये देखकर उन्हें राहत महसूस हुई। वही क्रिश ये देखकर हैरान था। जिस पैराग्राफ को वह प्रॉब्लम समझ रहा था, उसकी वजह से ही प्रोफेसर आयुब ने उसकी तारीफ की। एक पल के लिए क्रिश झिझका। टेबल के साइड से निकलकर वह प्रोफेसर के पास आकर खड़ा हो गया और कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखने लगा। जब उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा तो वह भी खुद शॉक्ड रह गया। प्रोफेसर ने अपनी आंखों में खुशी के साथ स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, स्पेशली यह पैराग्राफ को, ये कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है और इसका डाटा ऐसा बना दिया है कि जो इसके बारे में जानता होगा सिर्फ उसे ही इसके बारे में समझ आएगा। प्रोफेसर आयुब, क्रिश ने धीरे से कहा, मैंने ये पेपर नहीं लिखा है, ऐसा लग रहा है कि यह किसी और का काम है। क्या तुम श्योर हो इस बारे में? प्रोफेसर आयुब ने बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए पूछा, और क्या ये सच में तुमने नहीं लिखा है? क्रिश ने अपना सिर हिलाया और परेशान होते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर यह पैराग्राफ मैंने ही लिखा है, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड कर दी गई है। इसके अलावा जिसने भी ये किया है उसकी नॉलेज मेडिकल के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर तो प्रोफेसर आयुब को और भी ज़्यादा हैरानी हुई। इतना बढ़िया पेपर, इसे किसने लिखा होगा? क्रिश के दिमाग में अचानक एक इमेज आई, लेकिन जल्दी ही उसने वह इमेज को अपने दिमाग से हटा दिया। यह अकीरा का काम नहीं हो सकता है ना? ऊपर से उसे ये भी समझ नहीं आया था कि कैसे ये देखकर उसके दिमाग में एकदम से अकीरा का ख्याल आ गया। वह छोटी लड़की अकीरा सच में बहुत पावरफुल है, लेकिन उसे मेडिकल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और जिस इंसान ने इस पैराग्राफ को चेंज करने में मेरी मदद की, वह जरूर मेडिकल फील्ड का मास्टर होगा। क्या कुछ हुआ है? एक खूबसूरत लड़की की आवाज़ सुनाई दी। क्रिश ने उस तरफ देखा तो वहाँ नेत्रा खड़ी थी। वह उसे वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया। क्रिश ने अपनी कॉल्ड वॉइस में पूछा, मेरे कंप्यूटर को किसी ने छुआ है, क्या तुम जानती हो वह कौन है? क्रिश को नेत्रा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वह उससे पूछे बिना नहीं रह सका। नेत्रा ने उनके सीरियस चेहरे को देखा और अपने होंठ भींचते हुए बोली, क्या हुआ? क्या कंप्यूटर पर इस पैराग्राफ में कुछ गड़बड़ है? बस तुम मुझे जवाब दो।
क्रिश हमेशा से ही क्लियर बात करने वाला जेंटल लड़का था, लेकिन ये पहली बार था जब वह थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि वह जाना जाता था कि यह पैराग्राफ में चेंज किसने किया है। उसकी इस तरह की चिड़चिड़ा देखकर नेत्रा को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। नेत्रा ने भी रुकेपन से कहा, अकीरा ने अभी अभी कंप्यूटर को छुआ था और जो कुछ भी हुआ है सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। इतना बोलकर उसने अपने होठों के कोने सिकुड़ लिए, लेकिन वह थोड़ी परेशान दिख रही थी। वह अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, मैंने अभी देखा कि अकीरा ने आपके कंप्यूटर को छुआ है। जब नेत्रा के मुंह से ये 3 शब्द सुने तो उसका दिल जोर से कांप उठा। प्रोफेसर आयुब शॉक्ड हो गए क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अकीरा कौन है। वह भी आर्ट कंपटीशन में मौजूद थे। वह प्रिंसिपल सर की भतीजी थी। प्रोफेसर आयुब ने हैरानी से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास मेडिकल स्किल भी हों? इस वक्त अकीरा कहाँ पर है? ये सुनकर नेत्रा की मुठ्ठियाँ आपस में कस गई और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, इस वक्त वह कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए गई है। नेत्रा की बात सुनकर एक पल के भी बिना देरी किए क्रिश दरवाजे के बाहर भागा और प्रोफेसर आयुब भी तुरंत उसके पीछे पीछे चले गए। नेत्रा ने ये देखा तो वह जोर से हंसने लगी। वहीं प्रोफेसर आयुब भी बहुत एक्साइटेड थे अकीरा से इस बारे में पूछने के लिए। नेत्रा ने सोचा कि अकीरा की डांट पड़ेगी और इस बार अकीरा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उसे मेडिकल डिपार्टमेंट से भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। वह ये सीन को देखने के लिए इंतजार नहीं करा रही थी, इसलिए वह भी उसके पीछे भागी। इस टाइम अकीरा और अलिका कैफेटेरिया में थे। अकीरा, क्या तुम्हारा ट्रांसलेट का काम ठीक चल रहा है? अलिका ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या मेडिकल डिपार्टमेंट में सब लोग तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं? सब ठीक है, अकीरा ने पानी पीते हुए जवाब दिया। अलिका ने अपना सिर हिलाया और खुशी से बोली, आज तुम क्या खाना चाहती हो? मुझे यहाँ का पहले ही पता है, हमारे कॉलेज के कैफेटेरिया में कुछ भी टेस्टी खाना नहीं है। चलो बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। ठीक है, बताओ कौन से रेस्टोरेंट में जाओगे तुम? क्योंकि अकीरा ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और सीधा हाँ कर दी। उसने मोबाइल फ़ोन निकाला और अभिवंत को मैसेज भेजा, मुझे लेने मत आना, मैं आज अपनी फ्रेंड के साथ खाना खाने बाहर जा रही हूँ। अभिवंत ने तुरंत रिप्लाई आया, लड़का और लड़की। अकीरा ने अपनी भौहें उठाईं, वह पहले से ही समझ गई थी इसका मतलब क्या है। सच, यह आदमी कितना जलन वाला है। ये देखकर अकीरा ने अपना सिर हिला दिया और एक गहरी सांस लेकर रिप्लाई दिया, अगर मैं कहूं कि मैं एक लड़के के साथ खाना खाने जा रहे हूं तो क्या होगा? दूसरी तरफ से जवाब आने में लगभग आधा मिनट लग गया, अगर हिम्मत है तो फिर से जाकर दिखाओ। अभिवंत का रिप्लाई देखकर अकीरा ने अपने होठों को काटा और रिप्लाई दिया, ओह, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। इस बार अकीरा का रिप्लाई उसने थंब अप वाले इमोजी में दिया। वही अपने ऑफिस में बैठा हुए अभिवंत सच में गुस्से में मुस्कुराया और अपनी बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारे अंदर सच में बहुत हिम्मत आ गई है ना। अब सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम इस बार भी उस जंगली आदमी के साथ हुई और मैं तुम्हें देख लिया तो क्या होगा। इस वक्त अभिवंत की टोन एकदम डेंजरस हो चुकी थी और साथ ही उसे गलतफहमी भी थी कि अकीरा उस जंगली लड़के नकुल के साथ है। मुंबई। अकीरा की आंखें झुकी हुई थीं और उसे पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर था। अभिवंत के साथ रहते रहते उसको भी समझ आ गई था कि वह जरूर 10 मिनट के अंदर उसके पास आएगा। कुछ सोचकर अकीरा ने कैमरा चालू किया और एक फ़ोटो ली। अलिका ने सिर्फ एक हाथ दिखाया जिसमें साफ पता चल रहा था कि वह एक लड़की थी। अकीरा ने उसे फ़ोटो भेजी और साथ में एक मैसेज भी लिखा, अभी तुम कल जलन से मर रही थे और ऊपर से तुमने रात को मुझे इतना परेशान किया, इसलिए मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूँ। अकीरा ने अपना मुंह फुलते हुए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, अब मैं आज रात मेंशन आने से पहले तुमको कोई मैसेज नहीं भेजना चाहती, और हाँ, आज रात मैं तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोना वाली और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इतना मैसेज भेजने के बाद अभिवंत के जवाब का बिना वेट करे अकीरा ने तुरंत फ़ोन अपनी जेब में रख लिया और उसके होंठों के कोने अभी भी उठे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह मुस्कुरा रही है। क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? अलिका ने शॉक्ड होते हुए कहा। अकीरा ज़्यादा किसी से नहीं बोलते थीं और उसके एक्सप्रेशन कॉल्ड ही रहते थे। ये भी बोल सकते हैं कि वह थोड़ी शर्मीली थी। ये पहली बार था जब अलिका ने उसे इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए देखा था। अकीरा ने अपने होठों को कस लिया और बोली, नहीं, वह मेरे पति हैं। अलिका की आंखें चौड़ी हो गईं, क्या पति? क्या तुम शादीशुदा हैं? क्या तुमने किसी बूढ़े आदमी से शादी कर ली है? नहीं, अकीरा ने अलिका की बात बीच में रोकते हुए कहा। लेकिन अलिका कहाँ रुकने वाली थी, उसने अकीरा को चुप कराया और हैरानी से बोली, तुम कितने साल की हो? ज़्यादा से ज़्यादा 19 की, तो तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की? कहीं उस आदमी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी तो नहीं कर ली? वह किस तरह का जानवर आदमी है? वह सच में अकीरा को अपने भाई से मिलवाना चाहती थी। उसका भाई हर दिन अच्छे लोगों के साथ रहता था और उसने लड़कियों को अपने आप को टच करने का मौका भी नहीं देता था।
अकीरा ने कुछ देर सोचा, फिर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे भी लगता है कि वह एक जानवर है। कुछ मायनों में अकीरा ने उसे रिप्रेजेंट करने के लिए इस एक शब्द का इस्तेमाल किया जो उसके लिए बिल्कुल गलत नहीं था। अकीरा। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो अचानक एक तेज आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने उसे तरफ देखा तो प्रोफेसर आयुब और क्रिश तेजी से उनके पास आ रहे थे। दोनों पसीने से लथपथ थे क्योंकि वह अकीरा को ढूंढने के लिए यहाँ पर भागते हुए आए थे। प्रोफेसर आयुब और क्रिश दोनों ही कॉलेज के फेमस आदमियों में से दो थे। एक रिस्पेक्ट प्रोफेसर थे और दूसरे कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट का टैलेंटेड स्टूडेंट था। हर कोई उन्हें जानता था। उन्हें इतना एक्साइट होकर अकीरा के पास आते देख वहां पर मौजूद हर एक स्टूडेंट हैरान था। अकीरा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने मेरे कंप्यूटर को छुआ था? क्रिश बहुत परेशान था, इसलिए उसने टेंशन लेकर अकीरा से पूछा। उसे इस तरह देखकर अलिका का दिल भी परेशानी से भर गया। क्रिश हमेशा बहुत ही जेंटल और शांति से बात करने वाला इंसान रहा था, लेकिन आज वह हद से ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और उसने ये भी कहा कि अकीरा ने उनके कंप्यूटर को छुआ है। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर किसी के कंप्यूटर में अपनी कुछ पर्सनल चीज़ भी होती है। अकीरा ने गलती से क्रिश का कंप्यूटर तोड़ दिया क्या? यह उसे खराब कर दिया। वहाँ पर मौजूद और भी स्टूडेंट्स ये तमाशा देख रहे थे। अकीरा, सच बताओ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने सीनियर क्रिश के कंप्यूटर और उनके कागज़ को छुआ था। नेत्रा की बहुत तेज आवाज़ वहाँ पर सुनाई दी, जिससे हर किसी का ध्यान उसकी तरफ चला गया जो अभी अभी कैंटीन के अंदर आई थी। ये सुनकर पूरी कैंटीन में एक पल में ही हलचल मच गई। अकीरा ने सच में क्रिश के कंप्यूटर को छुआ और यहाँ तक कि उसके द्वारा लिखे गए पैराग्राफ के साथ भी छेड़छाड़ की। अकीरा, तुम बहुत आगे निकल गई है ना? वह पेंटिंग कंपटीशन नहीं है जिसे तुम जैसे चाहे वैसे बन सकती हो, नेत्रा में अकीरा के ऊपर फुफकारते हुए कहा। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट आपस में बात करने लगे। सीनियर क्रिश अपने कंप्यूटर के सारे डेटा और पैराग्राफ को अच्छे से संभाल कर रखते हैं और अभी अकीरा की वजह से हर कोई देख सकता है कि वह कितने ज़्यादा परेशान है। मुझे शक है कि अकीरा सीनियर क्रिश को हराना चाहती है। अपने आसपास हो रही बातें सुनकर नेत्रा का गुरूर और ज़्यादा बढ़ गया था, जैसे सब कुछ अभी उसके सपोर्ट में हो। वहीं अकीरा ने भी यह सब सुना और शांति से अपना सिर हिलाया और क्रिश को जवाब देते हुए बोली, हाँ, मैंने आपके कंप्यूटर को छुआ था। ये सुनकर क्रिश के हाथों की मुट्ठियां अचानक से बंद हो गईं और उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। प्रोफेसर आयुब भी हैरान थे कि यह सचमुच यह वही लड़की थी। नेत्रा क्रिश को देखते हुए बोली, सीनियर क्रिश, ये इसके आगे उसके मुंह से शादी नहीं निकले क्योंकि उसने क्रिश के हाथों की बंद मुट्ठियों देख ली थी, जिससे देखकर वह लगभग बुरी तरह डर गई। इसलिए उसने आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह अंदर अंदर इस बात से भी खुश हो रही थी कि अब अकीरा क्रिश के हाथों से बचाने वाली नहीं है। तो तुमने मेरे पैराग्राफ को भी सही कर दिया, क्रिश ने अकीरा को घूरते हुए कहा और उसके सही जवाब का इंतजार करने लगा। प्रोफेसर आयुब भी बिना पलक झपकाए अकीरा को देखे जा रहे थे। अकीरा ने अपना सिर हिलाया और बोली, यह मैं हूँ, मैं बस उसे ऐसी ही टच करके देख रही थी और फिर मुझे नहीं पता कि एकदम से उसमें क्या चेंज हो गए। फिर 2 सेकंड का पोज लेकर अकीरा बोली, ये सच है कि मुझे आपको पहले ही इस बारे में बता देना चाहिए था, और यह भी कि आप अपने कंप्यूटर को ऐसे ही ना टच करें। वाह, अकीरा ने सच में अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी और उसके साथ वह क्रिश को एडवाइस भी दे रही थी। अकीरा के बात सुनकर वहां पर मौजूद स्टूडेंट को लग रहा था कि सब खत्म हो गया। क्या अकीरा को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो वह इतनी जल्दी क्रिश के हाथों से मारना चाहती है? मुंबई। नेत्रा ने तुरंत जवाब दिया, सीनियर क्रिश, अकीरा ने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है कि आपकी परमिशन के बिना उसने आपके कंप्यूटर को छुआ और आपकी पैराग्राफ को भी खराब कर दिया। क्या आप अभी भी ऐसी लड़की के साथ काम करना चाहते हैं? अकीरा। क्रिश ने नेत्रा की बात सुनी लेकिन उसकी ओर देखा तक नहीं, उसकी नज़र हमेशा से अकीरा पर ही थी। क्रिश जो सदमे में था वह जल्दी से अपने होश में आया और आखिरकार उसने अपने सामने चल रहे फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और व्यंग तरीके से मुस्कुराया। क्रिश की बॉडी जो अभी तक इतनी ज़्यादा टेंस थी वह एकदम से नीचे झुक गई और बड़ी मुश्किल से उसने अपने मुंह से शब्द निकले, अगर तुमने वह सब लापरवाही से बदला है तो जो भी मैंने लिखा तुम्हारे लिखे हुए के आगे तो वह सब बकवास था। क्रिश को लग रहा था कि वह परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट थी। जब वह इतनी सी उम्र में इतना सब कर सकती थी तो आगे जाकर और क्या क्या नहीं कर सकती थी। ये सोचकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अब वह उसे और ज़्यादा पसंद करने लगा था, जैसे उसे लग रहा था वह अपनी मौत के और नज़दीक जा रहा हो। इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में भी वह इस लड़की की बराबरी नहीं कर सकता था। वहाँ पर मौजूद हर इंसान क्रिश का अकीरा पर गुस्सा होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उनकी सोच से उलट क्रिश ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए ऐसा कुछ कहा जिससे वहाँ पर हर कोई हैरान रह गया। नेत्रा भी शॉक्ड रह गई। यह उसके प्लान से बिल्कुल अलग क्यों जा रहा, ये वैसे क्यों नहीं है जैसा उसने सोचा था।
क्या सीनियर क्रिश अकीरा के ऊपर बहुत गुस्सा नहीं करने वाले थे और अकीरा को मेडिकल डिपार्टमेंट से बाहर नहीं निकालना चाहते थे? यहाँ तक कि प्रोफेसर आयुब भी सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख है। प्रोफेसर आयुब आगे आए और अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए अकीरा से बोले, अकीरा, ये सब छोड़ो, तुम पहले मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अकीरा ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। सच में उसे भूख लगी थी। प्रोफेसर आयुब थोड़े इम्पेशेंट इंसान थे। अकीरा के ऐसे बोलने से उन्हें गुस्सा आ रहा था, लेकिन एक गहरी सांस लेकर प्रोफेसर आयुब ने अपना सिर खुजलाया और बोले, ठीक है, तुम खाना खा लो। इतना बोलकर प्रोफेसर आयुब ने क्रिश को अकीरा के लिए खाना लेने को बोला। क्रिश ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से खाना लेने के लिए काउंटर के पास चला गया। ये देखकर हर कोई हद से ज़्यादा ही हैरान हो गया। प्रोफेसर आयुब जो कॉलेज में एक स्ट्रीट टीचर के नाम से फेमस थे और ज़्यादातर बच्चे उनसे डरते थे, लेकिन उनके पढ़ने के तरीके हर किसी से अलग थे, यहाँ तक कि उसकी मेडिकल स्किल्स भी कमाल थी। लेकिन आज वहीं प्रोफेसर आयुब ने क्रिश को अकीरा के लिए खाना लाने को कहा। नेत्रा भी यही सब सोच रही थी। ये सुनकर अकीरा ने बहुत सहजता से प्रोफेसर आयुब से कहा, जो उससे थोड़ी दूर खड़े थे, यहाँ पर मैं अपने दोस्त के साथ आई हूँ, इसलिए उसके लिए भी खाना ले आना। नेत्रा का शरीर ठंडा पड़ गया और हकीकत में उसे वापस आने में थोड़ा टाइम लगा। उसने हैरानी से कहा, प्रोफेसर आयुब। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा वह गुस्सा और जलन भरी हुई थी। उसने गुस्से से कहा, अकीरा ने सीनियर क्रिश के कंप्यूटर को छुआ और उनकी लिखी पैराग्राफ को बर्बाद कर दिया। क्या आपको उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए? क्यों? आपका अकीरा के प्रति बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है, जैसे आप अपने रिश्तेदारों के साथ बिहेव कर रही हूँ। नेत्रा की बात सुनकर प्रोफेसर आयुब गुस्से में भर गए और उन्होंने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि अकीरा को मेडिसिन्स के बारे में भी नॉलेज होगी, और उसने जो किया पैराग्राफ के अंदर वह परफेक्ट था। इतना बोलते टाइम वह और एक साइड लग रहे थे। ये सुनकर नेत्रा का खून ठंडा हो गया। अकीरा को मेडिकल के बारे में नॉलेज थी। ये कैसे हो सकता है? भगवान, अकीरा न सिर्फ पेंटिंग में बहुत अच्छा है, बल्कि वह मेडिकल की भी नॉलेज रखती है। हर कोई चौंक गया। सच में अकीरा कितनी बड़ी ईवल है। वे सभी इंसान थे, फिर उसके पास उनसे ज़्यादा क्वालिटी कैसे हैं? जल्द ही क्रिश खाने का पैकेट लेकर आया और उसने अकीरा और अलिका दोनों के लिए एक एक पैकेट सौंप दिया। अलिका बहुत खुश हुआ और बोली, थैंक यू क्रिश। इतना बोलकर वह शर्माने लगी। वही अकीरा ने अलिका को खींचकर चेयर पर बैठा लिया और बिना किसी जल्दबाजी के आराम से खाना खाया। अलिका ने निवाला खाया और सोचने लगी, अकीरा सच में एक देवी है। प्रोफेसर आयुब, क्रिश और पूरे कैफेटेरिया की तीखी निगाहों के नीचे कौन इतनी शांति से खा सकता था? अकीरा की दोस्त के रूप में नेचुरली वह उसे निराश नहीं कर सकती थी, इसलिए अलिका ने भी शांति से खाना खाया। प्रोफेसर आयुब और क्रिश बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। थोड़ा खाने के बाद अकीरा ने अपना चम्मच नीचे रखा और अपना मुंह पोंछा, फिर अलिका को कुछ इशारा करके प्रोफेसर आयुब और क्रिश के साथ कैफेटेरिया से बाहर निकल गई। जल्दी ही वह ऑफिस में पहुंच गए। प्रोफेसर आयुब ने अकीरा को कुर्सी पर बैठाया और एक फाइल अकीरा के सामने रखते हुए बोले, चलो स्टूडेंट अकीरा, मुझे उस पैराग्राफ जो तुमने एडिट करा उसके बारे में बताओ। ये कोड जो जड़ी बूटी के रूप में है। इतना बोलकर उन्होंने एक पेपर पर अपनी उंगली लगाते हुए इशारा किया। वही क्रिश ने भी ध्यान से सुना और अपने पेन से एक पेपर निकलकर उसे ध्यान से देखने लगा। अकीरा ने अपना माथा रगड़ा। वह किसी को भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम ये देखते हुए कि क्रिश के लिए वह काम थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसने चुपके से उसकी मदद की थी। जहां पर नेत्रा ने उसे देख लिया और सबको बात दिया। अकीरा ने धीरे से आह भरी और प्रोफेसर आयुब की बात का सॉफ्टली जवाब दिया। वह ज़्यादा कुछ बोलकर अपनी सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कुछ ही शब्दों में अपनी बात कह डाली। अकीरा की बात सुनकर प्रोफेसर आयुब और क्रिश की आंखें चमक उठीं। जब उन्होंने ये सुना, वह बस अकीरा के बारे में सोच रहे थे। प्रोफेसर आयुब का तो मन कर रहा था कि वह अकीरा को जाकर गले से लगा ले, लेकिन ऐसा करना उन्हें शोभा नहीं देता। सच में इतनी जीनियस लड़की को तो मेडिकल फील्ड में होना चाहिए था, लेकिन ये दुख की बात है कि अकीरा नहीं है। प्रोफेसर आयुब और क्रिश ने अकीरा को परेशान किया और शाम 5 बजे के बाद ही उसे रिहा किया। अभिवंत का उसके पास मैसेज आया कि वह कॉलेज के बाहर खड़ा है, जल्दी बाहर आओ। ये देखकर अकीरा ने जल्दी से प्रोफेसर आयुब से कहा, प्रोफेसर अब बहुत देर हो गई है और मुझे काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना बोलकर अकीरा जल्दी से वहां से निकाल गई। प्रोफेसर आयुब अकीरा को रोकना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा देर होने की वजह से वह सिर्फ उसे जाते हुए देख सकते थे। आयुब ने मन ही मन में पक्का कर लिया कि ऐसी जीनियस को मेडिकल डिपार्टमेंट में आना ही होगा। जब अकीरा कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो उसने अभिवंत को सड़क के किनारे ब्लैक कलर की कार के बाहर खड़ा हुआ देखा। इस वक्त उसने सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी विद ब्लैक ब्लेजर, जहां उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे वह और ज़्यादा हैंडसम लगा रहा था।
और वहां से गुजरती हुई लड़कियों का ध्यान सिर्फ अभिवंत पर था। शायद ही उन्होंने इतना हैंडसम लड़का अपनी जिंदगी में देखा होगा। एक लड़की तो शर्माते हुए अभिवंत के पास आए और अपने बाल कान के पीछे करती हुई उससे बोली, हेलो हैंडसम, तुम सच में बहुत हैंडसम हो, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे? ये देखकर अभिवंत की आंखें कोल्ड हो गई। अकीरा ने अपने सामने चल रहे इस सीन को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने कसकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। गेट लास्ट, अभिवंत ने अपने दांत पीते हुए कहा। उसके बस ये 2 शब्द सुनते हैं वह लड़की इतना डर गई कि वह फटाफट वहां से भाग गई। अकीरा चलकर अभिवंत के पास आए। उसके मन में ये चल रहा था कि यह लड़का सच में कुछ ज़्यादा ही अमीर है जो हर दिन अपनी कार बदलता है। इसके अलावा हद से ज़्यादा ही हैंडसम है तो लड़कियां उसके पास क्यों नहीं मंडराएंगी। अकीरा को अपने पास देखकर अभिवंत सीधा खड़ा हो गया। तो दोस्तों, आखिर स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक स्टोरी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नोबल स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।